देखिए, मनरेगा बचाओ को लेकर जयपुर में एक बड़ी संख्या में जो है मजदूर संगठन यहाँ पर मौजूद हुआ है। शहीद स्मारक पर एमएलए मनीष यादव जी मेरे साथ मौजूद है। मनीष जी, अच्छा मुझे एक बार सरकार की मंशा बताइए कि वीबी जी राम जी को लाकर सरकार क्या साबित करना चाहती है? वीबी ग्राम जी, वीबी जी राम जी, अच्छा वीबी ग्राम जी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन। इसमें आप किसी कानून को, मनरेगा में तो महात्मा गांधी जी का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन था, अधिनियम था। इसमें कहाँ राम जी का नाम है, पहले तो आप स्पष्ट करिए। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, इसमें तो आप वीबी ग्राम बना करके राम जी का कोई रोल नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूँ, ये केवल लोगों को कैसे उनकी भावनाओं के साथ खेले, कैसे लोगों को शांत करे, कैसे अपने एजेंडे में फंसाने का काम करे। बीजेपी का काम ही है, शुरू से ऐसा काम है जब से बनी है। मेरा मानना है कि आज जो मनरेगा बचाओ मोर्चा हमारे शहीद स्मारक पर ये चल रहा है, ये मोटे तौर पर ये है कि जो मनमोहन सिंह जी का जो समय मनरेगा जो आया, नरेगा का कानून आया, उस कानून के पीछे ये भावना थी कि गांव के गरीब व्यक्ति को कैसे आजीविका का अधिकार मिले। और महात्मा गांधी के नाम से इसलिए जोड़ा गया, महात्मा गांधी जी ने ग्रामीण विकास की अवधारणा, जो सबसे ज़्यादा स्वराज की अवधारणा गांधी जी ने दी थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन गांधी जी ने जो जिनके विचार के लोग, जिनको मारने वाले विचार के लोग आज सत्ता में बैठे हैं, और जिनके मृत्यु के अंतिम समय में हे राम जिनके मुंह से शब्द निकला, और गांधी जी के विचार को खत्म करने के साथ में गांधी जी को कैसे आने वाले समय में इन पीढ़ियों से भारत देश से हटाया जाए, ये सबसे पहली बात तो उनकी साजिश है कि ग्रामीण जनता और गांधी जी का एक बड़ा समन्वय देश के आंदोलन से लेकर के अब तक रहा है। तो और वो गांधी जी जिनकी 104 देशों में 100 से 104 देशों में उनकी प्रतिमाएं, मूर्तियां देश विदेशों में लगी हुई हैं, जिनको आदर्श मान करके भारत के आज़ादी के बाद में कई देशों ने आज़ादी का आंदोलन लड़ा, कई लोगों ने देश में विश्व में क्रांतियां गांधी जी को आदर्श मान करके, उनके अहिंसा के रास्ते को आदर्श मान करके जो लड़ाइयाँ लड़ी, उन गांधी जी के विचार को खत्म करने की साजिश है। दूसरा, जब से एनडीए की सरकार है, ये 100 दिन की गारंटी योजना में 50 दिन से ज़्यादा रोजगार ये लोग नहीं दे पाए, और आज 125 दिन की बात कर रहे हैं। और 90-10 का पहले रेशो था मनरेगा में, 90% सेंटर देता था, 10% स्टेट देता था। आज 60-40 का रेशो इन्होंने किया है, जिसमें 40% स्टेट देगा, 90% सेंटर देगा। कहाँ से देगा स्टेट 40%, जब 10% देने में भी स्टेट की स्थिति, कई राज्यों की स्थिति ऐसी है जो बिल्कुल ही नहीं दे पाएंगे। उनके लिए ये कह रहे हैं कि हम 90-10 करेंगे पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों का, इन्होंने ऐसा बताया है। लेकिन मेरा मानना है कि 125 दिन या आप 150 दिन करिए, लेकिन जो मनरेगा की भावना को बदलने का काम, पहले 11 वर्षों को जो एनालिसिस ये करें कि हम 50 डेज भी ये नहीं दे पाए सही ढंग से, तो कहाँ से 125 दिन दे देंगे? कैसे काम के तब्दीली को बदलाव करके ये जो नया अधिनियम लेकर के आए, उसमें गरीब व्यक्ति के आजीविका के अधिकार को खत्म करने की साजिश है। देश में भले ही लैंड एक्विजिशन बिल हो, ऐसे काले कानून यहाँ समय समय पर लेकर के आए, और उन काले कानूनों के लिए सरकार को हमेशा पीछे हटना पड़ा। मनरेगा में इनको पीछे हटना पड़ेगा। मनरेगा वो कानून था जिसने कोविड के समय, कोरोना के विपरीत समय में देश के लोगों को आजीविका का साधन दिया। उसकी वजह से लोगों का रोजगार की वजह से लोगों की जान बच पाई, और कोरोना जैसे विपरीत समय में अपना वो जीवन बचा पाए। आज ये देश में जो 50 उद्योगपतियों की सरकार है, अडानी अंबानी सहित लोगों को, उद्योगपतियों को सरकार इन्होंने सौंप रखी है। बजट में आप जो कल का सेंटर का था आप देखेंगे तो नौजवान किसान मजदूर के लिए कुछ नहीं है। 2037 के विजन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, वर्तमान स्थिति बड़ी दुभर है, शून्य है, और केवल उद्योगपतियों के आधार पर बजट बनाया गया। देश के गरीब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, किसान, मजदूर, नौजवान, महिला वर्ग, किसी के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। और राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार जैसा मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, बीजेपी के लोग बोलते हैं, तो हालात बड़े विकट है। मनरेगा को खत्म करने की साजिश है, और इसमें इनको पीछे हटना पड़ेगा। और मनरेगा में जिस तरीके का मजबूत कानून मनमोहन सिंह जी की सरकार ने दिया था, उसको इनको वापस जारी रखना पड़ेगा। आज से जो ये शंखनाद, जब से आंदोलन, जब से ये अधिनियम वीबी जो ग्राम लेकर के आए हैं,
तब से जो इसके खिलाफ माहौल है ये निश्चित रूप से बड़ा एक शंखनाद है और मनरेगा को बचाने का जो मोर्चा है ये सफल होगा और देश में वापस मनरेगा को स्थापित करना होगा। ऐसा सवाल जानना चाहूंगी, मैं इतने लोगों को देख रही हूँ सर, इतने बुजुर्ग बुजुर्ग लोग यहाँ पर बैठे हैं, मतलब उन्हें यहाँ पे अपने हक की लड़ाई मांगने के लिए यहाँ पर आना पड़ रहा है। इतनी विकट स्थिति हो चुकी है कि राजस्थान में कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जब इस शहीद स्मारक पर लोग जो है अपनी मांगों को लेकर नहीं बैठ रहे हो। कहाँ जा रही है राजस्थान की अगर मैं दशा और दिशा की बात करूँ तो किस साइड में देखते, क्योंकि आप बहुत, मैं कहूंगी कि एक एजुकेटेड व्यक्ति इस चीज को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते कि कहाँ जाने वाली दिशा और दशा राजस्थान। देखिए, मैं आज मनरेगा बचाओ का मोर्चा है, लेकिन आपने सवाल पूछा है राजस्थान को लेकर के। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से भजन लाल जी की सरकार राजस्थान में बनी, कांग्रेस की सरकार थी वो चली गई, बीजेपी की सरकार राजस्थान में आ गई और जब से सरकार बनी है तब से दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से राजस्थान की सरकार चल रही है। एक बात, राजस्थान में राजनीतिक जो नेतृत्व था उसको खत्म किया गया और एक लाल फीता सही अधिकारियों का शासन कैसे चलाया जाए, दिल्ली के आधार पर कैसे सरकार चले, उसको लोग ये लेकर के, बीजेपी के लोग लेकर के आए। आज आप गाँव में जाएंगे, जगह जगह पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ऐसी स्थिति है, बीजेपी के लोगों की बता रहा हूँ मैं, वो ये कहते हैं कि हमारा हालात ऐसा है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है, अधिकारी हमारी सुनते नहीं है, खुली लूट खसोट पूरे राजस्थान में चल रही है, बजरी माफिया हो, हर प्रकार का माफिया राजस्थान में पनप रहा है। आज कानून व्यवस्था राजस्थान की फैल हो चुकी है, राजस्थान में आज नौजवान रोजगार के लिए घूम रहा है, ओमार सीट जैसा बड़ा घोटाला राजस्थान में सामने आया, तो तमाम मोर्चों पर राजस्थान पीछे जा रहा है। आज जो पहले चिकित्सा व्यवस्था थी राजस्थान की, आप देखेंगे कि ट्रॉमा हॉस्पिटल, हमारा SMS हॉस्पिटल, वहाँ पर आग लग जाती है, इतने लोग जल करके मरीज मर जाते हैं, कैसी चिकित्सा व्यवस्था हमारी होगी। तो हर मोर्चे पर मैं बड़े दुख के साथ, पीड़ा के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के लोग अपने आप को कोस रहे हैं कि कैसे हमने बीजेपी की सरकार यहाँ हमको देखनी पड़ रही है, जो लाल फीताशाही की सरकार है। ये जनता इसको बदलना चाहती है। राजस्थान का बहुत बुरा हाल है, हर मोर्चे पर बहुत बुरा हाल है। आने वाला समय आप देखेंगे, मैं आज आपको बात कह रहा हूँ कि जनता इंतजार कर रही है उस समय का कि कब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हो और इस सरकार को विदा करें। जवान ठगा गया, युवा ठगा गया, शिक्षा के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं युवाओं को जीरो रोजगार के अवसर है। अब इन बुजुर्गों को मैं देख रही हूँ, मेरे को तो इतना खुद को इतनी शर्म आ रही है सर कि ये किधर जाए, इनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है, बेचारे जाएंगे कहाँ? देखिए, बुजुर्ग हो या नौजवान हो, सबको दबाने का काम मोदी जी की सरकार हमेशा से कर रही है। किसान, कितने किसानों ने दिल्ली की सड़कों पर जान दे दी, राजधानी की सीमाओं पर जान दे दी और प्रधानमंत्री का दिल नहीं पसीजा। कितने लंबे समय तक आंदोलन चला, जो किसान जो बिल लेकर के, काला कानून लेकर के आए थे, तभी इनका दिल नहीं पसीजा। ये तो जो कड़ी धूप ये सह रहे हैं, बुजुर्ग सह रहे हैं, ये अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आने वाली पीढ़ियों को, देश में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको बचाने का संघर्ष कर रहे हैं और इन्होंने हमेशा से वो संघर्ष किया है जिसके बदौलत, जिस हम खुली हवा में आज 47 के बाद घूम रहे हैं, ये इनके भी बुजुर्गों का आंदोलन था जिसकी वजह से उन्होंने संघर्ष करके इनको अधिकार दिया और आज इस तानाशाही सरकार के खिलाफ ये लोग संघर्ष करके नौजवान को समझा करके इस देश को बचाना चाहते हैं। मेरा मानना है कि ये देश का दुर्भाग्य है कि आज देश के गरीब को सड़क पर आना पड़ रहा है, देश के गरीब को अपने आजीविका के अधिकार के कानून की रक्षा के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है और मोदी जी को समझना चाहिए कि उद्योगपतियों से देश नहीं चलता है। केवल 50 उद्योगपतियों को खुश करके आप देश नहीं चला सकते। देश गांव का गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, उसकी कड़ी मेहनत, उसकी खून पसीने की कमाई से देश चलता है। इसलिए उस पीढ़ी को बचाने की आवश्यकता है, उस कानून को बचाने की आवश्यकता है जिसके खिलाफ, मोदी जी के कानून के खिलाफ हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और इन बुजुर्ग, नौजवान, किसान, मजदूर के साथ कांग्रेस पार्टी, पूरा देश का विपक्ष आज एकजुट होकर के इनके खिलाफ लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। सरकार को सुना देगी, पंचायत राज में सुना देगी। पंचायत राज में ये बुजुर्ग रहे ना, किसान लोग और ये मजदूर लोग, तो ये पंचायत राज में सुना देगी इसको, सरकार को, कहीं इनके साथ अगर दुर्घटना, कहीं ने पहले तो किसानों के साथ की, मजदूरों के साथ की, नरेगा को पलट रहे हैं, तो नरेगा का तो धंधा ही नहीं दे रहे 2 साल से। ये पंचायत राज में कोई नरेगा का काम नहीं है, इनके पास पैसे ही नहीं है, मोदी जी देता ही नहीं है। तो ये पंचायत राज में बता देंगे भाई ये कैसे अगर दुर्घटना की इन लोगों के साथ में, तो पंचायत राज में इसको परिणाम मिल जाएगा। एक तरफ से कोई बीजेपी का मुंह नहीं देखना चाहता है, कोई गाँव में कुछ नहीं देंगे बीजेपी का विधायक को, कोई मंत्री को कुछ नहीं देंगे। अगर ये बूढ़ा बूढ़ा आदमी को, किसानों को बुलाया नहीं इन्होंने,
इस स्थिति कर दी है भलाने के लिए, तो इन लोगों के साथ में पंचायत राज में मालूम पड़ जाएगा 2028 तो अलग बात है। किसानों के साथ अन्याय कर रही है, मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है, तो इस वजह से आप देख लो मैडम, वो गलत बात है। तो हम कह रहे हैं 70-70 साल की 80-80 साल की डोगरियां इनका बेटा के लिए, पोता के लिए, पढ़ाने के लिए, खर्चा चलाने के लिए यहाँ आ गए और इनके साथ ऐसा अन्याय किए इन्होंने, तो इसका जवाब पंचायत राज में दे देगा। यही जनता बैठाने वाली है, यही जनता उतारने वाली है। मैं कह रहा हूँ इनका सूबड़ा साफ होगा, ऐसा कोई मेयर नहीं बैठेगा इनका, न इनका कोई जिला प्रमुख बैठेगा, न इनका कोई प्रधान बैठेगा। 2028 में तो कांग्रेस पार्टी अपना आप आएगी। नरेगा की योजना कांग्रेस पार्टी ने दी है और ये किसान वर्ग के लिए बहुत बढ़िया साबित थी, जो भी महिला के लिए सब परिवार का काम चलता था। तो इनको ये बैठ जाएगी, 2 महीना की बात है, इनको 10 नहीं देंगे। अगर 10 के बता दो, अगर भजन लाल जी कहाँ जाना चाहे आज, तो इनके काला झंडा नहीं, काला ठीकरा लेके लहर पड़ेगी। औरतें जानते हो आप, तो औरत जो काला ठीकरा लेके लहर पड़ जाती है तो वो सरकार चल जाती है, साफ हो जाती है। औरत ने इनको आगे बढ़ाया है, औरत ने इनको आगे बढ़ाया, औरत ने इनको, किसानों को और गरीब को छल के सरकार बनाई है इन्होंने, वादा करके कोई काम नहीं किया। और ये किसान और मजदूर लोग ही इनको बना के दिया और इनको बिल्कुल सूबड़ा साफ है, ये कहना चाहता हूँ।